हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तीसरा चैप्टर करेंगे। इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था वो था दूसरा चैप्टर, जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आज हम करेंगे टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि आपके बुक में तीसरा चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे विवरण या ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनके आधार पर हम दो फर्म की या एक ही फर्म के दो अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड की तुलना कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मीन्स ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 2 और मोर ईयर्स। यानी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं 2 या 2 से ज़्यादा साल के, इनके कंपोनेंट की एक दूसरे से तुलना करना विद डेट ऑफ अदर एंटरप्राइज। एज ए फर्स्ट स्टेप ईच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स इज प्लेस्ड अलोंगसाइड ईच अदर। और यानी कि इस विवरण में हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो अकाउंटिंग पीरियड के आइटम्स एक साथ दिखाते हैं उनकी वैल्यू के साथ। यानी कि अगर हम कंपैरेटिव बेस्ड स्टेटमेंट बना रहे हैं तो पहले कॉलम में हमारी जो विवरण हैं, जो पार्टिकुलर्स हैं, वो आएंगी, और दूसरे कॉलम में एक अकाउंटिंग पीरियड के अमाउंट दिखाए जाएंगे, और तीसरे कॉलम में दूसरे अकाउंटिंग पीरियड के अमाउंट्स दिखाए जाएंगे। आगे कहता है देयर आफ्टर डिफरेंस बिटवीन द टू अमाउंट इज डिटरमाइंड, और उसके बाद उन दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकाला जाता है। लास्टली द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट इज असर्टेन, और सबसे अंत में क्या करते हैं, जो हमने चेंज निकाला है हम वो उसकी परसेंटेज निकालते हैं कि वो कितना परसेंट चेंज है प्रीवियस ईयर की तुलना में। आगे कह रहा था स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड इज नोन एज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और इस तरह से जो स्टेटमेंट तैयार होता है उसको क्या कहते हैं हम, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आगे मैं इसका आपको परफॉर्मा भी दिखाऊंगा। तो ब्रॉडली अगर कहा जाए तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें दो फर्मों की या एक ही फर्म के दो अकाउंटिंग पीरियड की या उससे ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड की तुलना करते हैं, उसको ऐसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे टाइप्स ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन दो तरह का होता है, एक तो इंटर फर्म कंपैरिजन और एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इन दोनों के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है जब हम दो या दो से ज़्यादा फर्मों की तुलना करते हैं एक दूसरे से, तो उसको कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। और इंट्रा फर्म कंपैरिजन में क्या करते हैं, फर्म तो एक ही होती है लेकिन उसके वेरियस डिपार्टमेंट और डिवीज़न की तुलना करते हैं, या एक ही फर्म के दो या दो से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड की तुलना करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी प्रिपेयर टू शो एब्सोल्यूट डाटा। यानी कि जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो हम क्यों बनाते हैं, जो एब्सोल्यूट डाटा दिखाने हैं हमें, जैसे कि 2 साल का हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिखा रहे हैं तो दोनों साल के जो अमाउंट हैं अपने आप में वो एब्सोल्यूट डाटा है। यानी कि हमने कुछ चेंज नहीं निकाला, सिर्फ हमने अमाउंट दिखा दिया दोनों साल का, उसको कहते हैं कि ऐसा कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया जिसने क्या दिखाया है, एब्सोल्यूट डाटा दिखा दिया। यानी कि बस स्टेटमेंट में क्या दिखा रहा है, पार्टिकुलर्स दिखा रहा है, और उन पार्टिकुलर्स का जो अमाउंट है 2 अवधियों में या 2 अकाउंटिंग पीरियड में उनका दोनों का अमाउंट दिखा रहा है, बस इतनी बात है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, इसके अलावा हम जो एब्सोल्यूट चेंज है वो भी दिखा सकते हैं। यानी कि जो 2 एब्सोल्यूट डाटा हमने दिखाया है 2 अकाउंटिंग पीरियड के, उनके बीच में डिफरेंस कितना है,
क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, उसको भी दिखा सकते हैं एब्सोल्यूट चेंज के नाम से। यानी कि दोनों अकाउंटिंग पीरियड में जितना डिफरेंस है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वो क्या आ जाएगा आपका एब्सोल्यूट चेंज। तो हम एब्सोल्यूट चेंज को भी दिखा सकते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। इसके अलावा तीसरा है चेंज इन परसेंटेज। अब ये जो दूसरे नंबर पे हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाला है, हम इसको परसेंटेज में भी बदल सकते हैं। किसकी तुलना में? प्रीवियस ईयर की जो वैल्यूज़ हैं उनकी तुलना में। यानी कि प्रीवियस ईयर का कितना परसेंट चेंज आया है एक साल के अंदर या एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। चौथी है एक्सप्रेस्ड इन रेशो। रेशो जैसे आप जानते हैं अकाउंटिंग रेशोज होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, ऑपरेटिंग रेशो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, डेट इक्विटी रेशो है, डेटर टर्नओवर रेशो है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो है। ये क्या है? रेशोज हैं, अकाउंटिंग रेशो। इनके बारे में आगे चैप्टर है, जब वो पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को। तो ये इस तरीके के कुछ अकाउंटिंग रेशो होते हैं जिनके आधार पर भी हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट में उनमें हम क्या कर सकते हैं, उनके जो डाटा है उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशो की टर्म में। पांचवा है परसेंटेज ऑफ टोटल। यानी कि जो हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़े थे, कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम क्या करते थे, टोटल हर इंडिविजुअल का परसेंटेज निकालते थे टोटल की तुलना में। जैसे हम किसी पार्टिकुलर असेट का परसेंटेज निकालेंगे तो उस असेट का जो टोटल अमाउंट है, टोटल असेट का कोई पार्टिकुलर असेट कितना परसेंट है वो निकालेंगे। या अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो टोटल रेवेन्यू का जो इंडिविजुअल आइटम का अमाउंट है रेवेन्यू का या एक्सपेंडिचर का, वो टोटल सेल का या टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट है ये निकालते हैं। इसको कहते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल। तो इन 5 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपेरेटिव स्टेटमेंट को बना सकते हैं। इन 5 तरीके की इन्फॉर्मेशन को कंपेरेटिव स्टेटमेंट के द्वारा दिखाया जा सकता है। अब है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेक सिंपल एंड कंपेरेबल। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या होता है, हम 2 फर्मों की तुलना कर सकते हैं। हम 2 फर्मों की तुलना कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैसे करेंगे, हम कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं या कंपेरेटिव बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी, 2 अकाउंटिंग पीरियड के या 2 फर्म के तुलना करेगा। यानी कि उसमें 2 तो मैं बात कर रहा था कि पहला जो ऑब्जेक्टिव है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो क्या है, टू मेक सिंपल एंड कंपेरेबल। यानी कि जो कंपैरिजन है वो सिंपल बन जाता है कंपेरेटिव स्टेटमेंट से और वो ज़्यादा कंपेरेबल हो जाता है। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, या तो किसी फर्म की 2 अकाउंटिंग पीरियड की तुलना करते हैं या 2 फर्मों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना करते हैं, और वो दोनों अमाउंट जो है हमारे एक ही स्टेटमेंट में आते हैं। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ जो कंपैरिजन होता है वो सिंपल हो जाता है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी सिंपल हो जाता है समझने में, और उनको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है शो ट्रेंड्स। ट्रेंड का मतलब होता है कि वक्त के साथ कोई चीज़ किस तरीके से बदल रही है, वो बढ़ रही है वक्त के साथ या वक्त के साथ घट रही है या स्थिर है, कि क्या है वो। तो शो ट्रेंड का मतलब है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन या कैश इनफ्लो दिखा रहे हैं उनका ट्रेंड क्या है, वो वक्त के साथ बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं या ऊपर नीचे हो रहे हैं या स्थिर हैं। तो उस ट्रेंड को पता लगाते हैं हम किसके ज़रिए से, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ज़रिए से। तीसरा ऑब्जेक्टिव है शो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब हम किसी कंपनी की तुलना करते हैं दूसरी कंपनी से या एक अकाउंटिंग पीरियड की दूसरे अकाउंटिंग पीरियड से तुलना करते हैं तो हमें कुछ लूप होल्स मिल जाते हैं उस बिजनेस की हमें ताकतों का भी पता चल जाता है, स्ट्रेंथ का भी पता चल जाता है, और उसकी क्या वीकनेस है वो भी पता चल जाती है।
स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सकते हैं उसी लेवल पर एफर्ट लगाकर प्लानिंग करके, और अगर कोई वीकनेस है तो उसका हम समाधान निकाल सकते हैं और उसको भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उस वीकनेस को ख़त्म करके उसको भी हम स्ट्रेंथ अपनी बना सकते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव है शो परफॉर्मेंस। जो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, दो अकाउंटिंग पीरियड की या दो फर्मों की परफॉर्मेंस को दिखाते हैं एक दूसरे की तुलना में, जिसको हम कहते हैं कि जो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या शो करेंगे, परफॉर्मेंस, यानी कि उनका जो निष्पादन है, जो काम उन्होंने किया है, जो बिजनेस उन्होंने अब तक किया है, उसका क्या रिजल्ट रहा, उसका क्या इफ़ेक्ट आया, उससे कितना प्रॉफिट कमाया, उससे मतलब प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या बन गई, उस चीज़ को शो करता है कौन, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पांचवा है प्लानिंग। जब हमें पता चल जाता है कि कोई कंपनी दूसरी कंपनी की तुलना में घाटे में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, या किसी कंपनी से आगे चल रही है या पीछे चल रही है, तो हम क्या करते हैं, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें पता है कि हमारा मार्केट शेयर दूसरी कंपनी के मार्केट शेयर की तुलना में घट रहा है, तो हम क्या प्लान कर सकते हैं, हम ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि हम अपने जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसकी रेट को घटा दें थोड़ा सा, ताकि वो कीमत सस्ती हो जाए और हमारा प्रोडक्ट बिकने लगे मार्केट में, या उसका प्राइस कम कर दें थोड़ा सा, जिस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंपेरेटिवली सस्ता हो जाए और हमारा मार्केट शेयर दोबारा से बन जाए। या उसकी क्वालिटी में हम इजाफ़ा कर सकते हैं, तो क्वालिटी में इजाफ़ा करने से भी हमारा प्रोडक्ट बढ़ेगा, बिकना ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमें जो है क्वालिटी के बढ़ने से भी जो हम ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं दूसरी कंपनी की तुलना में। तो प्लानिंग एक पार्ट है कंपेरेटिव फाइनेंशियल, एक ऑब्जेक्टिव है मतलब कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। प्लानिंग के बाद फोरकास्टिंग कर सकते हैं। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का उद्देश्य क्या होता है, फोरकास्टिंग करना। सपोज करो हमने एक ट्रेंड निकाला कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बनाकर, उस ट्रेंड से हमें ये पता चला कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हर साल बढ़ रहा है, तो हम एक फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि अगले साल हमारा प्रॉफिट इतना होगा, और जितनी हमारी सेल रही है पिछले सालों में उससे एक ट्रेंड बना लेंगे हम, और उस ट्रेंड के आधार पर हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि अगले साल हमारी सेल कितनी हो सकती है। तो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ब्याह पर हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपेरेटिव स्टेटमेंट। कंपेरेटिव स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, एक कंपेरेटिव बैलेंस शीट और एक कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट की बात हम अगले चैप्टर में करेंगे। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे, आज के लेसन में हम बात करेंगे कंपेरेटिव बैलेंस शीट। आइए हम परफॉर्मा देखते हैं कंपेरेटिव बैलेंस शीट का। जैसा कि हमारा आप जानते हैं कि अब जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो वर्टिकल शेप में बनाया जाता है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। तो उसमें कैसा बैलेंस शीट का परफॉर्मा होता है, कुछ इस तरीके से होता है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहले हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसमें 3 मेन हेड आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज़। फिर उनकी सब हेडिंग्स दिखाई जाती हैं। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में हम असेट्स मेन हेडिंग डालते हैं, और उस असेट्स मेन हेडिंग की 2 सब हेडिंग होती हैं जिनका नाम है नॉन करंट असेट और करंट असेट। इन दोनों सब हेडिंग के नीचे हम उनकी सब हेडिंग दिखाते हैं। तो ये पहला कॉलम है जिसमें हम क्या लिखते हैं, असेट एंड लायबिलिटीज़ के नाम लिखते हैं, यानी कि पार्टिकुलर आइटम्स लिखते हैं। फिर कंपेरेटिव बैलेंस शीट में दूसरा जो कॉलम बनता है, वो बनता है प्रीवियस ईयर के अमाउंट का, यानी कि जो बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटीज़ कैपिटल दिखाई गई हैं उनका अमाउंट कितना था प्रीवियस ईयर के एंड में, वो लिखा जाता है दूसरे कॉलम में। फिर तीसरे कॉलम में हम लिखते हैं करंट ईयर में उनका कितना अमाउंट है। करंट ईयर के एंड में असेट एंड लायबिलिटीज़ का
और कैपिटल का कितना कितना अमाउंट है वो लिखते हैं तीसरे कॉलम में। फिर चौथा कॉलम क्या आता है, चौथे कॉलम में हम लिखते हैं एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि कोई आइटम, कोई एसेट, लाइबिलिटी या कैपिटल कितनी घटी है या कितनी बढ़ी है उसको हम एब्सोल्यूट टर्म में लिख देते हैं चौथे कॉलम में। उसके बाद हम लास्ट कॉलम बनाते हैं जिसे पांचवा कॉलम है उसमें हम लिखते हैं परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज यानी कि जो चौथे कॉलम में हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाला है वो एब्सोल्यूट चेंज जो है प्रीवियस ईयर की वैल्यू का कितना परसेंट है ये निकालते हैं। और निकालते कैसे हैं, हम जो एब्सोल्यूट चेंज आया है उसको 100 से गुणा करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर के वैल्यू से या बेस ईयर की वैल्यू से, तो हमारा परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। आइए अब हम फॉर्मूला देखते हैं परसेंटेज चेंज का। फॉर्मूला है ये, परसेंटेज चेंज बराबर एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारा परसेंटेज चेंज निकल कर आ जाएगा। इसके बाद हम कुछ की पॉइंट देखते हैं जो हमें याद रखना है जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे। अब हम देखते हैं कुछ की पॉइंट जो हमें याद रखने हैं जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे या जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे। तो इसमें हम एक चीज़ कैलकुलेट करना सीखेंगे जो है कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले समझ लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जैसा नाम से पता चल रहा है वो कैपिटल जो हमने एम्प्लॉय कर दिए, जो हमने बिजनेस में लगा दिए। अब जो हमने पैसा हमने बिजनेस में लगाया है, जो कैपिटल हमने बिजनेस में लगाया है वो दो तरीके का पैसा हो सकता है। एक तो हमारा खुद का अपना जिसे हम इक्विटी कहते हैं, और एक हमारा कर्जे का या उधार लिया हुआ पैसा जिसको हम डेट कहते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों ही पैसे मिलाए जाते हैं, उधारी के भी और हमारे अपने भी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को जहाँ तक कैलकुलेट करने की बात है तो इसे दो अप्रोच से कैलकुलेट किया जा सकता है। पहली अप्रोच है आपकी असेट अप्रोच और दूसरी अप्रोच है लाइबिलिटी अप्रोच। पहला जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो असेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का है। उसके अनुसार कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, वो है नेट फिक्स्ड असेट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। नेट फिक्स्ड असेट आप जानते ही हैं, टोटल फिक्स्ड असेट में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे, नेट फिक्स्ड असेट आ जाएगी। इसके बाद ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है जो हमारा बिजनेस से रिलेटेड है, जिससे हमें इनकम हो रही है, तो वो क्या है, यह जिससे हमारे बिजनेस जो मेन बिजनेस है वो उसका प्रमोशन हो रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो उस ट्रेड इन्वेस्टमेंट को जोड़ देंगे नेट फिक्स्ड असेट में। और उसके बाद वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो इन तीनों चीज़ों को जोड़ देंगे, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाएगी। अगर लाइबिलिटी पक्ष की बात करूं, लाइबिलिटी अप्रोच की बात करूं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होगा शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस नॉन ऑपरेटिंग असेट। नॉन ऑपरेटिंग असेट यानी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है लाइबिलिटी अप्रोच से वो क्या है, उसमें तीन चीज़ें हैं, शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म लोन को जोड़ देंगे उसमें और नॉन ऑपरेटिंग असेट को घटा देंगे। अब सवाल उठता है कि शेयर होल्डर फंड क्या है। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला इस तरह है, इसमें क्या करेंगे, हम दोनों शेयर कैपिटल जोड़ देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस का जो बैलेंस है वो जोड़ देंगे, तो हमारा शेयर होल्डर फंड निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेसन है, तीसरे चैप्टर का जो आज पार्ट है वो आज यहीं पर ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में हम इससे आगे की बात करेंगे। आप इन फॉर्मूलों को याद करते चलिए, जब हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तब ये फॉर्मूला काम आएंगे।